नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में रीच बढ़ाने के लिए लाइक अवश्य कर लें तुरंत ही और बाद में वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। माई लॉर्ड्स को क्या हो रहा है? अब आप ये देखिए कि बड़े माई लॉर्ड जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं 10 नवंबर को, और 10 नवंबर के पहले अचानक वो न केवल अजीब अजीब तरह के वक्तव्य देने लगे हैं, अपितु कई सारे निर्णय भी इस प्रकार के आने लगे हैं जिससे लेके लगता है कि साहब की माई लॉर्ड जो है वो पुनः अपने सेक्युलर क्रीडेंशियल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित किए जाने के निर्णय को उन्होंने स्थगित कर दिया, स्टे दे दिया। और न केवल उस पर स्टे दे दिया बल्कि जो है NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, उसने जो सारे चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि भाई आप ये मदरसों की सेंट्रल फंडिंग, आप सरकारी फंडिंग बंद करें और मदरसों में जो गैर मुसलमान बच्चे हैं उनको ले जाएं और नॉर्मल स्कूलों में दाखिला दिलाएं। ये NCPCR का लगातार यह मत है। NCPCR एक स्टैट्यूटरी संस्था है, एक कानूनी संस्था है, और वो ये कह रही है कि मदरसा से जो आर्टिकल 21A है, बच्चों का जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। लेकिन अभी लगता है कुछ सेक्युलरिज्म का बुखार है और विशेषकर 10 नवंबर तक तो ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। वैसे मैं कहना नहीं चाहता कोई ज़्यादा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले देखिए बड़े माई लॉर्ड की बेंच ने जब पर्सनल लॉज की बात आई थी और जब सेंटर ने कहा कि साहब की पर्सनल लॉज के जो चाइल्ड मैरिज का जो बैन है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉज होना चाहिए, तो उस पर उन्होंने निर्देश देने से मना कर दिया। यानी कि मुसलमान चाहे तो साहब 15 साल में ये कह के कि साहब हमारा पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से कर ले। इसके पहले एक दूसरी बेंच ने ये निर्णय दिया हुआ है कि साहब की सेक्युलर लॉ विल प्रिवेल ओवर पर्सनल लॉ, लेकिन नहीं, उसका भी ध्यान नहीं रखा। नहीं, ये कह दिया कि साहब इसके ऊपर हम कोई निर्देश नहीं देते। कोई बात नहीं, हम तो जो पुराना आदेश दे रखा है वो मेरे ख्याल से जस्टिस जो अपने है ना नागरत्ना, उनकी बेंच का जो आदेश है हम उसके हिसाब से काम चला लेंगे। खैर, अब कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और मुझे क्यों लगता है कि अब आप ये देखिए कि एक प्राइवेट फंक्शन में, अब प्राइवेट फंक्शन तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई भी फंक्शन प्राइवेट नहीं हो सकता। वो चाहे वो अपने घर पर जाकर बोल रहे हों, वो कहते हैं कि वो अपने गांव में बोल रहे थे जाकर, भले वो अपने गांव में बोल रहे हों या कहीं भी बोल रहे हों, अब उनके जो पूर्वज हैं वो पेशवाओं के खासदार रहे हुए हैं, तो भाई उनकी जो परिवार है और उनका जो वंश है वो महाराष्ट्र का एक नामी वंश है। तो उस महाराष्ट्र के नामी वंश में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पिताजी रह चुके हैं, ये दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उनका तो कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का रहा था। इनका भी 2 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल है। ये 39 वर्ष की आयु में हाई कोर्ट जज बन गए थे। अब कोई अगर 39 साल की आयु में हाई कोर्ट जज बन जाता है तो इसका मतलब है पहले से स्क्रिप्टेड है कि भाई ये निश्चित रूप से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो जो वंशवाद है वो तो चल ही रहा है। खैर कोई बात नहीं, अच्छे जजमेंट भी दिए, लेकिन इनको ये क्या कहने की ज़रूरत थी, मतलब जिसकी वजह से आप ये देखिए कि राम गोपाल यादव जैसा व्यक्ति जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोतिया बोल रहा है। यानी उसकी इतनी औकात हो गई राम गोपाल यादव की कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे रहा है। और कहा क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब वो अयोध्या वाला जब निर्णय मुझे करना था तो 3 महीने तक वो निर्णय मेरे पास था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं अपने आराध्य के सामने आंखें बंद करके बैठ गया कि भाई मुझको कोई इसका सल्यूशन दो, तो उससे मेरे पास ये सल्यूशन आ गया। अब आप एक तरफ तो दुनिया भर के सेक्युलरिज्म की बात करते हैं,
और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब कि ये निर्णय जो है वो मुझे अपने आराध्य देव की प्रेरणा से मिला। मतलब अच्छा खासा निर्णय, उसकी आपने ऐसी तैसी कर दी। तो इसका उद्देश्य क्या था? आप अपने आराध्य देव की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे, या कि वो जो निर्णय है अयोध्या वाला, जो कि एक सर्वसम्मत निर्णय था और मैं कहूँगा कि एक बड़ा साहसिक निर्णय था, उसकी प्रतिष्ठा को आपने एक प्रकार से ठेस पहुँचाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने इसकी प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया, क्योंकि 4 अन्य जस्टिस भी थे और उन्होंने पूरी तरह से कानून के हिसाब से निर्णय दिया। आप कह रहे हैं कि आपने कानून के हिसाब से निर्णय नहीं दिया, आपने अपने आराध्य देव के हिसाब से निर्णय दिया। ये क्या बात है? और दूसरी बात, हम ये मदरसा वाली बात आ गई साहब। ये मदरसा जो है ये भारत में जितना भी द्वेष फैल रहा है, भारत में जितने भी दंगे हो रहे हैं, इन सब के पीछे ये मदरसा एजुकेशन है। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, वो पुस्तक थी दंगों का इतिहास। एक RNP सिंह साहब हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट, उनकी किताब है राइट्स एंड रॉन्ग्स। राइट्स एज RIOTS, राइट्स एंड रॉन्ग्स। और राइट्स एंड रॉन्ग्स में कह रहे हैं कि साहब कि सबसे पहला दंगा जो है वो अहमदाबाद में हुआ 1713 में। कुछ और स्कॉलर्स हैं वो 1713 में नहीं मानते, उसको 1730 में मानते हैं, लेकिन अहमदाबाद ही मानते हैं। तो अहमदाबाद में 1713 में पहला दंगा कब हुआ? जब 1707 में औरंगज़ेब की सत्ता चली गई। और मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे जितने भी दंगे हैं, ये एक पक्ष की द्वारा अपना जो इतिहास है, इस्लामी इतिहास, जिसके अंतर्गत वो इस देश पर राज्य करते थे, ये देश जो था वो दारुल इस्लाम था, वो दर्जा जाने के बाद का जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी निराशा है, वो बार बार इन दंगों के रूप में झलक के आती है। और जो कारण बताए हैं 1713 से लेके 18वीं शताब्दी के और अन्य कई दंगे हुए, फिर 19वीं शताब्दी में तो दंगों की बाढ़ आ गई। 1904 में मुबारकपुर से शुरू हुआ, फिर उसके बाद ईस्ट बंगाल में कई दंगे हुए। 1921 में तो आपने मोपल्ला नरसंहार ही देखा है, उसके बाद वो कहूटा वाला दंगा हुआ। जितने भी दंगे हुए उसमें सब में 3-4 चीज़ें कॉमन हैं। और तो 3-4 चीज़ें कहाँ से आती हैं? मदरसों से आती हैं। कहाँ पढ़ाई जाती हैं? मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। कहाँ से बोली जाती हैं, कहाँ से खुतबे आते हैं? मस्जिदों से आते हैं। अभी बहराइच में दंगा हुआ, जो बहराइच में दंगा हुआ एग्जैक्टली वही काम 1713 में और 1730 में भी हुआ था। क्या कि साहब होली वहाँ पर खेली गई, तो होली खेलने पर आपत्ति हो गई एक पक्ष को कि साहब यहाँ होली क्यों खेली गई। तो होली खेली गई तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाके गोकशी कर दी। आज की डेट में तो ओपन में गोकशी नहीं कर सकते, लेकिन उस समय जो है ये अधिकार मानते थे मुसलमान, ख़ास तौर पर हिंदू पावन पर्वों के समय पर कि गोकशी करें। आप यह ध्यान रखें कि जिन्ना ने 1929 में एक 14 पॉइंट का चार्टर दिया था, उस 14 पॉइंट के चार्टर का जब एक्सप्लेनर आया था तो उस एक्सप्लेनर में कहा गया था कि भाई 2 बातें जो हैं वो यदि हिंदू मान लें तो सारे दंगे रुक जाएंगे। और वो 2 बातें ये है कि मस्जिदों के सामने से निकलने पर म्यूज़िक ना बचाएं, और दूसरी बात हमको जो है गोकशी करने का निर्बाध अधिकार दे दें। बताइए आप, यानी आप जो है वो मंदिरों के सामने से नाराए तकबीर निकालते हुए निकल सकते हैं, लेकिन हिंदू आज जो एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर देश है जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें पब्लिक स्ट्रीट से नहीं निकल सकता। अच्छा, और बताऊं आपको, हैदराबाद के दंगों के बारे में बहुत विस्तार से इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और कह रहे हुए हैदराबाद में सबसे परेशानी की बात यह है कि जगह जगह पर इंक्रोचमेंट करके, जगह जगह पर अतिक्रमण करके सड़कों पर दरगाहें बना ली गई हैं। और ये जो है ये फ्लैश पॉइंट है। यहाँ से जब भी
कोई हिंदू प्रोसेशन निकलेगा, जो जुलूस है, हिंदू शोभा यात्राएं हैं, वो तो हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है ही। और जब वो शोभा यात्राएं निकलती हैं तो अब ये इस तरह की कि साहब की दरगाह के पास से मत निकालो। भैया पब्लिक स्ट्रीट पे दरगाह बन कैसे गई? रेलवे स्टेशनों पे बनी हुई है, फ्लाईओवर पे बन गई। अब तो चलिए एक इतनी जागरूकता आ गई है कि सरकारी ज़मीन पर जो इंक्रोचमेंट करके बनी हुई इस तरह की दरगाहें, उनको हटाने का कार्यक्रम भी आरंभ हो गया है। बेट द्वारका से हट गई, सोमनाथ से हट गई, उत्तराखंड से हट गई और भी अन्य स्थानों से हटाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में रोज़ ही हटाई दी जाती हैं इस तरह की इलीगल दरगाहें। लेकिन उस समय तो ये बिल्कुल फ्लैश पॉइंट था कि बस दरगाह के पास से निकले तो साहब हमारी अजान का वक्त है, इस समय आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो गया और साहब कोई गुलाल जो है वो मस्जिद पे पड़ गया। पूरी वही टेम्पलेट चली आ रही है 18वीं शताब्दी से। एक ही उद्देश्य है कि साहब वो हमारा जो इस्लामी रौब था, जो हमारा गलबा था, वो कैसे कम हो गया। और माई लॉर्ड्स जो हैं इस छोटी सी चीज़ को समझ नहीं रहे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई आर्टिकल 21A अधिकार देता है किसी भी बच्चे को कि वो सेक्युलर एजुकेशन हासिल करे। और मदरसे में किस तरह का एजुकेशन दिया जाता है, ये पूरा का रिपोर्ट है NCPCR की, वो बताते हैं। इसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। पढ़ते क्यों नहीं इसको? सीधे सीधे उठा के स्टे कर दिया। खैर कोर्ट तो ये कहेगा कि साहब कि हमने तो इंटरिम स्टे दिया है, और जब तक भाई हम सुन नहीं लेते तब तक हम इसको स्टे कर देते हैं। जब फाइनल एडजुडिकेशन होगा तब फिर देखा जाएगा। फाइनल एडजुडिकेशन इनको तो करना नहीं है। लेकिन मैरिटल रेप वाला जो मैटर है वो रिटायर होने के 20 दिन पहले लगा दिया बोर्ड पे। अरे भाई इतने सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजंस अभी आपको लिखने हैं, वो तो आपने लिखे नहीं, अचानक इसको क्यों ले लिया? एजेंडा। खैर माई लॉर्ड्स तो माई लॉर्ड्स रहेंगे। अब हम तो यही कह सकते हैं कि बड़े माई लॉर्ड्स जो हैं वो 10 नवंबर को बिल्कुल स्वस्थ मन से सकुशल रिटायर होके और उसके बाद फिर आराम से हार्वर्ड जाएं और वहाँ पर जो भी उनको, क्योंकि हार्वर्ड से वो पढ़े हुए हैं और हार्वर्ड का बहुत सम्मान करते हैं, और वो येंगड़े वेंगड़े टाइप के जो लोग हैं उनसे भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं, इंटरसेक्शनैलिटी में विश्वास रखते हैं। जो बहुत सारे जो ये आपकी डिसरप्टिव लैंग्वेज है कल्चरल मार्क्सिज्म की और पोस्ट मॉडर्निज़म की, वो भी वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो कम से कम इस चीज़ से हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। वैसे तो ये कहना पड़ेगा कि इनकी सत्यनिष्ठा में, इनकी ईमानदारी में किसी को कोई संदेह नहीं है, और इनके जो नॉलेज है उसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये बीमारी, ये जो कीड़ा है, ये जो सेक्युलरिज्म का, कल्चरल मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म वाला, ये भारत को खाया जा रहा है। फॉर्चुनेटली आगे आने वालों में से ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन जो इनके पास है, यानी बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि भैया किसी से पैसा तो नहीं खाया है इस बंदे ने, किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता। जुडिशरी में सब जानते हैं और वकीलाए जो हैं वो भी सब इस चीज़ की गवाही देंगे। तो एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति का भी किस प्रकार से ब्रेन वॉश जो है ये मार्क्सिस्ट नैरेटिव्स कर देते हैं, उसका उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। वैसे हम इनको निश्चित रूप से कम 7 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 तो देंगे। 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आइए हमारे चीफ माई लॉर्ड जो हैं उनको हम आगे के उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।